हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो ये एपिसोड 21 है इन द बिजनेस अपडेट सीरीज। तो चलिए बहुत सारे कंपनी से एक एक करके करते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि माइक्रो फाइनेंस का साइकिल धीरे धीरे करके वापस आ रहा है। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस से हम चालू करते हैं। और अगर आपने मेरा वीडियो पिछले 3-4-5 महीने से देखे होंगे तो यू वुड हैव सीन के लाइक मैं हमेशा यही बताते आ रहा हूं ना कि लाइक दिसंबर के बाद से लेके मंथ ऑन मंथ लेवल पे सारे कंपनीज मोटा मोटी करके रिपोर्टिंग बेटर कलेक्शन एफिशिएंसीज। ठीक है, एंड सबका यही कहना था कि लाइक क्रेडिट कॉस्ट आगे जाके कम होता रहेगा। सो वही हम देख रहे हैं। ठीक है, ये जो Q4 का अपडेट बिजनेस अपडेट्स है, तो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे मुथूट माइक्रो फाइनेंस को। और आपने देखा होगा इससे पहले मैंने उज्जीवन का ऑलरेडी कॉन कॉल डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे मुथूट हो, उज्जीवन हो, या जो भी आप दूसरा एनबीएफसी का भी, मतलब मुथूट माइक्रो फाइनेंस इज एन एनबीएफसी, उज्जीवन एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। लेकिन इफ यू लुक एट द अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और द एनबीएफसी जिनका नंबर्स आ गया है, सब यही बोल रहा है कि कलेक्शन एफिशिएंसीज अभी मोटा मोटी पूरे कंट्री में कलेक्शन एफिशिएंसीज अभी आर बैक टू वेर इट वाज बिफोर द प्रॉब्लम स्टार्टेड इन जैन एंड फेब 2024 के आसपास से। ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ कि अभी माइक्रो फाइनेंस में जो प्रॉब्लम्स था वो प्रॉब्लम्स एकदम पीक्ड आउट हो चुका था इन दिसंबर। तो इसके बाद से इफ यू हैड सीन माय वीडियोस, मैं बार बार एक ही चीज बोले जा रहा हूं कि जैन फेब मार्च अप्रैल अभी मई हो गया। सो 4-5 महीने में वी आर ओनली सीइंग रिकवरी। ठीक है, और कोई भी कंपनी को अगर आप देख लोगे, मतलब अगर आप कोई भी एक्स बकेट का देख लोगे कलेक्शन एफिशिएंसी का, सभी मोटा मोटी 99% के रेंज में अपना कलेक्शन एफिशिएंसी को वापस लेके आया है। एंड दिस इज अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स। कर्नाटका थोड़ा ज्यादा इफेक्ट हुआ था बिकॉज उनका एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था, राइट, के मतलब ऑर्डिनेंस पास हुआ था, मतलब अगर आपको नहीं पता है मैं बता दूं तो क्या हो रहा था पहले कि लाइक जो भी ये जो इनफॉर्मल जो लेंडर्स होता था, वो मतलब इनफॉर्मल मनी लेंडर्स जो होता था, वो ऐसे बहुत मतलब फोर्सिबली जाके किसानों से पैसा वापस लेता था। ठीक है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना था कि लाइक आप उस तरीके से नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या हुआ ना, जब उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया, दे यूज द वर्ड माइक्रो फाइनेंस। तो वहां पे इसीलिए कर्नाटका में जो ऑर्गेनाइज लेवल पे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज था, उनका भी कलेक्शंस का प्रॉब्लम आ गया। लेकिन हैविंग सेड दैट अभी कर्नाटका भी वापस आ रहा है। ऑफ कोर्स कर्नाटका में कलेक्शन एफिशिएंसी अभी उस रेट में नहीं वापस आया जो कि आज लेट्स से बाकी स्टेट्स में है। लेकिन आज मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि डायरेक्शनली कलेक्शन एफिशिएंसीज आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड कोई अभी तो मतलब अभी वो प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है कि लाइक जो प्रॉब्लम हमें माइक्रो फाइनेंस में 6 महीने पहले दिख रहा था। दूसरा पॉइंट ये है कि लाइक सारे कंपनीज अपने कॉन कॉल्स में यही बता रहे हैं कि FY26 जो अभी जो ये कमिंग जो फिस्कल है, राइट, FY26 में क्रेडिट कॉस्ट विल बी मच बेटर देन FY25। FY26 में प्रोविजंस भी कम करना पड़ेगा, विच विल गिव अ बूस्ट टू बॉटम लाइन एंड EPS का ग्रोथ, है ना। तो ये सारे चीजें सारे कंपनीज बता रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे मुथूट माइक्रो फाइनेंस का बात करूं तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस का आई थिंक क्रेडिट कॉस्ट अभी कुछ 8.5-9% का दिखाया। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या बोला कि FY26 में हमारा क्रेडिट कॉस्ट हम दिखाएंगे बिटवीन 4 and 6% के बीच में, विच इज अ गुड साइन। दूसरा चीज ये है कि लाइक मुथूट को जब ये पूछा गया कि लाइक आपका लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस बताओ, तो उन्होंने बोला हम कुछ 5-10-12% से ग्रो करेंगे। तो एनालिस्ट वगैरह लोगों ने पूछा कि लाइक इतना कम क्यों बोल रहे हो, बिकॉज देन मुथूट वाले ने एक चीज बोला कि वो जो गार्ड रेल लगाए थे, ठीक है, जो SRO जो गार्ड रेल लगाया था, वो गार्ड रेल अभी भी इंप्लीमेंटेड है। अब गार्ड रेल का चलो अगर आपको नहीं पता फिर से बता देता हूं। सो बेसिकली प्रॉब्लम इसीलिए चालू हुआ था बिकॉज कस्टमर्स, माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स वेर ओवर लेवरेज्ड। ठीक है, तो ये गार्ड रेल लगाया और रूल बना दिया कि जिसका लेट से फॉर एग्जांपल 3-4 के ऊपर लेट से फॉर एग्जांपल MFI लोन्स है, उनको तुम लोन्स नहीं दे पाओगे। तो सिस्टम में डी लेवरेजिंग चल रहा था। ठीक है, अब इससे क्या होता है ना, बहुत टाइम लेट से एक वैलिड कस्टमर, ठीक है, जो कस्टमर जो लेट से टाइमली पैसा देता है, लेकिन गार्ड रेल के चक्कर में उसको भी पैसा नहीं मिला। तो बेसिकली क्या है, अभी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज वो गार्ड रेल का आई थिंक 2.0 एक वर्जन आया, मतलब एक पहला गार्ड रेल लास्ट ईयर को आया था, अभी एक सेकंड गार्ड रेल आया है। उससे क्या हो रहा है, माइक्रो फाइनेंस में ऑल्दो कलेक्शन एफिशिएंसीज बेटर हो रहा है, कस्टमर्स का भी डीलेवरेज हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये गार्ड रेल कब जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मुथूट ने क्या बोला कि हमारा एसेट क्वालिटी तो पक्का बेटर ही होगा बिकॉज कलेक्शन एफिशिएंसीज हैव कम बैक अप, राइट। बट हैविंग सेड दैट शायद लोन बुक का वो ग्रोथ अभी तक ना देखे। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा वो इंटरेस्ट इनकम का जो ग्रोथ है शायद वो उतना ना दिखे, लेकिन बॉटम लाइन पे ग्रोथ ज्यादा दिखेगा बिकॉज मैंने क्या बोला कि तुम्हारा जो क्रेडिट कॉस्ट अभी 9% है, शायद अगले साल इस टाइम पे मुथूट माइक्रो फाइनेंस का क्रेडिट कॉस्ट होगा
4 से 5% का, ठीक है, मतलब क्रेडिट कॉस्ट आधा होगा। दूसरा चीज मैनेजमेंट ने यह भी बोला कि 1 साल के बाद उनका आरओए का नंबर 2% होगा और 2 साल के बाद आरओए का नंबर 4% होगा। और अगर आप 5 टाइम्स मतलब अगर लेवरेज लेके चलते हो तो आरओई बनेगा 1 साल के बाद 10% और 2 साल के बाद बनेगा 20%। मतलब कंपनी आपको घुमा के ये बोल रहा है कि पूरा पूरी हमको वापस आने में 1-2 साल लग ही जाएगा, ठीक है, विच इज अ फेयर एनफ एस्टिमेट, ठीक है। और बात यही पे आता है कि लाइक यू नो माइक्रो फाइनेंस का साइकिल में जब डाउन साइकिल जब होता है तो अप साइकिल भी जल्दी आ जाएगा। जैसे आपको क्या देखा, मैंने क्या बोला कि उन्होंने 2 साल का ये प्रोजेक्शन दिया, राइट, 2 साल के बाद तुम्हारा आरओई मतलब अभी लॉस दिखा रहा है से तुम्हारा आरओई 20% होगा। क्यों? बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में टिकट साइज छोटा होता है और तुम्हारा लोन टेन्योर भी कम होता है। इसके वजह से क्या है ना, तुम देखोगे डाउन साइकिल जब भी होता है वो भी कम दिनों के लिए होता है और जब अप साइकिल भी होता है वो भी कम दिनों के लिए होता है। मतलब सोचिए ना, पिछले 7-8 साल में जब से मैं स्टॉक मार्केट में हूं, मैंने डीमोनेटाइजेशन का डाउन साइकिल देखा, मैंने फिर उसके बाद कोविड का डाउन साइकिल देखा, मैंने ये वाला डाउन साइकिल देखा। सो बेसिकली 2016-17 के बाद माइक्रो फाइनेंस में 3 डाउन साइकिल मैंने देखा और बीच का जो टाइम है वो था उनका अप साइकिल, ठीक है। अप साइकिल में ऑफकोर्स डिसबर्समेंट में ज्यादा फोकस करते हैं लोग, वहां पे ब्रांचेस के एक्सपेंशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। और डाउन साइड में क्या फोकस करते हैं, कलेक्शंस पे फोकस करते हैं, राइट। और इस टाइम पे आप देखोगे उतने एडवर्टीजमेंट लोग नहीं करते हैं, उतना हायरिंग नहीं करते हैं। सो इट्स पार्ट एंड पार्सल। तो बिजनेस को अगर आप ट्रैक करते हो ना तो आपको समझ में आना चाहिए, जैसे मैं बार बार बता रहा था पिछले 4-5 महीने से, जब कलेक्शन एफिशिएंसी नंबर्स आर गोइंग अप, राइट, तो आपको उस तरीके से एलोकेशन को बढ़ाना है इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। अगर आपको ये लगता है ना कि जिस दिन से फॉर एग्जांपल ये मुथूट माइक्रो फाइनेंस का आरओवी 20% दिखेगा फिर मैं पैसा डालेगा, तब तक ये अप साइकिल आपका स्टॉक मार्केट में पूरा मिस हो गया होगा। और मैं सिर्फ ये एक स्टॉक का बात कर रहा हूं, मुथूट का स्टॉक का बात कर रहा हूं, बट ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं कि एक साइकिल खेलते कैसे है। मतलब आप लोग तो इतना मास्टरिंग द मार्केट साइकिल्स ऑफ मिस्टर हावर्ड मार्क्स और इतने मार्केट साइकिल का ज्ञान सुने हो, बुक्स पढ़े हो, लेकिन मैं अपने वीडियोस इतना क्यों बनाता हूं, आपको अपडेटेड इसलिए रखता हूं ताकि आप साइकिल को पकड़ो और ठीक समय पे ठीक साइकिल को पकड़ के उस स्टॉक के साथ पैसे बनाओ, बट एनी विच वे। मतलब मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि लाइक माइक्रो फाइनेंस साइकिल का बॉटम हो चुका है, ठीक है। और बॉटम होने के बाद देखिए दिसंबर के बाद मैं जब जैन फेब में वीडियोस बनाता था, मैं बार बार एक चीज बोलता था कि लाइक यू नो 1 महीने का डेटा 2 महीने का डेटा माइट नॉट बी गुड एनफ, राइट, मतलब वो सैंपल साइज इज टू लेस। लेकिन अभी मेरे पास 5 महीने का डेटा हो गया है, ठीक है। और एक नहीं, हर माइक्रो फाइनेंस कंपनी मोटा मोटी करके यही बता रहे हैं। ऑफकोर्स आगे मैं चाहूंगा ये क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, फिर ये अरमान फाइनेंशियल्स, इन सब का मैनेजमेंट आके बात करे। लेकिन जितना भी अभी तक मैंने कॉन कॉल सुना है, जितना भी कंपनीज का नंबर्स आए हैं, सबके सब जैसे उज्जीवन तो ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस माइक्रो फाइनेंस के मतलब माइक्रो फाइनेंस डिवीजन में डिसबर्सल बढ़ा है बाई 38% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो जो कि उज्जीवन पिछले इफ यू लुक एट द लास्ट 3 क्वार्टर्स मतलब Q1, Q2, Q3 वो सिर्फ सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक में फोकस कर रहा था, ठीक है, अभी भी कर ही रहा है, ठीक है। और वो अपने माइक्रो फाइनेंस पार्ट ऑफ द बुक को घटा ही रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट माइक्रो फाइनेंस में ना आपको डिसबर्स करना ही पड़ेगा। क्यों पता है? जितना भी आप सिक्योर्ड लोन्स दो, आपका जो इंटरेस्ट यील्ड मिलेगा ना वो परसेंटेज कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब आपका इनकम का ग्रोथ उतना नहीं होगा इफ यू फोकस कंप्लीटली अवे फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस। बिकॉज माइक्रो फाइनेंस लोन्स में आपको 20-30% मिलता है ना। लेकिन एक होम लोन देके, कार लोन देके आपको कितना ही मिलेगा, है ना। इवन एमएसएमई लोन्स दोगे और गोल्ड लोन्स दोगे, आपको वो अगर आप टायर 4, 5, 6 सिटीज में भी जाओगे तब भी आपको वो 15-20% के रेंज में सब कुछ मिलता है ना। तो ये हो गया बात, हमने मुथूट का बात कर लिया। उज्जीवन का बात भी कुछ नहीं करना है। देखो उज्जीवन का पहले भी किया था, फिर भी वही बता रहा हूं कि उनका भी कॉन कॉल में वही चीज है कि आगे जाके एसेट क्वालिटी बेटर होगा, क्रेडिट कॉस्ट बेटर हो जाएगा। और जो बॉटम वाला पॉइंट था, राइट, जो से फॉर एग्जांपल आज 6 महीने 4 महीने पहले भी उतना दिख नहीं रहा था कि कब तक ये प्रॉब्लम चलेगा, है ना। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि कस्टमर्स आज बहुत हद तक डीलेवरेज्ड हो चुका है, ठीक है। और दूसरे साइड में जब ये पूरा ये एसआरओ का ये जो गार्ड रेल वगैरह चला जाएगा, देन आई थिंक द माइक्रो फाइनेंस कंपनीज कैन एक्चुअली डिसबर्स एट अ मच फास्टर पेस। तब जाके शायद ये मुथूट माइक्रो फाइनेंस वाले कंपनी आके अपना गाइडेंस बढ़ाए एंड ग्रो द लोन बुक एट अ पेस एट विच दे वर ग्रोइंग बिफोर द प्रॉब्लम स्टार्टेड इन 2024। ठीक है, तो ये चलो माइक्रो फाइनेंस का 2 कंपनीज का हमने बात कर लिया। पेंट्स का कुछ नहीं बात करना है, ठीक है। मतलब ये एशियन पेंट्स तो सबसे बुरा कंपनी है पेंट सेक्टर में, उसका सेल्स तो 6-8% से गिरता है। एटलीस्ट बर्जर पेंट्स का वॉल्यूम 6-7% से ग्रो किया,
लेकिन ओवरऑल सेल्स ग्रोथ इज 3-4%। कांसाई नेरोलैक का कोई ग्रोथ नहीं है, और एक्सो नोबेल का भी वही सिमिलर, मतलब एक्सो नोबेल मतलब आपका ये ड्यूलक्स वाला, ठीक है, उसका भी 3-4-5% का ग्रोथ है। यहाँ पे सबका प्रॉब्लम है कि लाइक डेकोरेटिव पेंट्स में बहुत बुरा हालत है। एक तो कंपटीशन बढ़ गया, राइट, एक तो बिरला ओपस आने के बाद कंपटीशन बढ़ गया, दूसरा इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बाद क्या हुआ, बहुत कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, हाई क्वालिटी पेंट्स, एक्सपेंसिव पेंट्स नहीं खरीद रहे हैं। और तीसरा चीज ऑफ कोर्स, मतलब ये जो सारे पेंट कंपनीज है, इनको अपना कैपेसिटी बढ़ाने में भी डिफिकल्टी हो रहा है, बिकॉज देखो पेंट कंपनीज में, मतलब मुझे यही बुरा लगता है, ये जो लोग निफ्टी विफ्टी में इंडेक्स में जो पैसा डालते रहते हैं, उनको लगता है पैसा बनेगा एंड ऑल दैट। इंडेक्स का एक हिस्सा तो एशियन पेंट्स भी है। तो पॉइंट वही है कि अगर आप इग्नोरेंट इन्वेस्टर होना और ऐसे इंडेक्स करते रहोगे तो लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनने वाला है, वही आपको मोटा मोटी 8-10% का ही रिटर्न मिलने वाला है, बिकॉज इंडेक्स का एक बड़ा पार्ट है आपका एशियन पेंट्स, है ना। तो आज आप एशियन पेंट्स में पैसा क्यों डाल रहे हो, सोचो आज आपका 100 रुपए भी इंडेक्स में जा रहे हैं, उससे एक अच्छा खासा चंक एशियन पेंट्स में जा रहा है, और एशियन पेंट्स का सेल्स इज डी ग्रोइंग बाई 6-8%। मतलब क्या बोले, और कॉन कॉल में तो मतलब कुछ है ही नहीं जो जिसके बारे में मैं कुछ बोल पाऊं, कुछ उम्मीद वाला कोई बात है ही नहीं। सो एंड ऑफ कोर्स एशियन पेंट्स का अगर आप और भी देखोगे ना, उनका जो किचन एंड बाथ का जो बिजनेस है, उनका भी लॉसेस वाइडन हो रहा है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि एशियन पेंट्स का जो ये ब्यूटीफुल होम्स और किचन और बाथ वाला बिजनेस लाया, उससे वहां से भी कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, कांसाई नेरोलैक, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। और ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है ना, अगर आप पैसे डालते हो तो वही जाके लोग फंस जाते हैं। सो ये हो गया पेंट्स का। एक और कंपनी का बात करते हैं हम, स्टाइल बाजार, जिनका तो हमें ऑफ कोर्स अपडेट पता ही था कि उनका सेल्स 54-55% से ग्रो किया इन Q4 में, और पूरे साल में 38% से ग्रो किया। स्टाइल बाजार आपका वो वैल्यू रिटेल अपैरल उनका चेन्स है, बेस्ड आउट ऑफ कैलकाटा और नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न साइड में इनका प्रेजेंस ज्यादा है। अब देखिए द पॉइंट इसके लिए कि इस कंपनी का मैनेजमेंट ने हमेशा गाइडेंस देके रखा है 25-30%, ठीक है। तो इनका जब आईपीओ आया था, आई थिंक 2 क्वार्टर पहले इनका आईपीओ आया था, तो तब उन्होंने वही बोला था कि हम 25% से ग्रो करेंगे। लेकिन लास्ट क्वार्टर के बाद उन्होंने ये बोला कि हम गाइडेंस को थोड़ा बढ़ाया, 25 से बोला कि हम 30 के आसपास कर सकते हैं। नाउ हियर इज द थिंग, राइट, गोइंग फॉरवर्ड मुझे भी लगता है ये कंपनी 30% के आसपास ही करेगा, ठीक है। इनका जो सीन है ना, वो है कि लाइक इनका दुर्गा पूजा के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है, मतलब क्या सीन से ईस्टर्न जोन ऑफ द कंट्री में ज्यादा है, मतलब इनका मेजोरिटी स्टोर्स वहां पे ज्यादा है। तो जिस क्वार्टर में दुर्गा पूजा पड़ता है, वो क्वार्टर में इनका सेल्स बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। लेकिन दुर्गा पूजा के आगे पीछे का जो क्वार्टर है, उसमें थोड़ा सा लल बन जाता है, ठीक है। सो यही है बात, थोड़ा सा इनका कंसंट्रेशन का डिसएडवांटेज मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हैविंग सेड दैट पूरे साल में दे ग्रू आई थिंक 37-38% से, विच इज वेरी गुड, दे डिड बेटर देन ट्रेंड। आई थिंक ट्रेंड का पूरे साल का ग्रोथ रेट कितना होगा, उससे कम हुआ होगा, और इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। मैं स्टाइल बाजार का बात कर रहा हूं। सो दे हैव आई थिंक उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला इन FY25 ओवर 24। तो अच्छी कंपनी है स्टाइल बाजार, कोई मतलब देयर इज नथिंग नेगेटिव टू टॉक अबाउट, जस्ट दैट वही हमें वो रेस के बारे में सोचना है, हमेशा रेस के बारे में, क्योंकि रेस में अगर आप देखोगे तो V2 इन FY25 ओवर 24 विल बी डूइंग नॉर्थ ऑफ 50-55%, है ना। तो फिर पहले V2 आता है, फिर स्टाइल बाजार आता है, और फिर आपका आता है ये सब आपका बोलो ना, आपका ट्रेंड, और फिर उसके बाद आता है आपका वी मार्ट एंड वो सब, कैंटाबिल एंड ऑल दैट, ठीक है। शॉपर स्टॉप एंड वो सब तो चलता ही नहीं है, वो तो पूरे साल में 2-3% का भी ग्रोथ नहीं ला पाता है, ठीक है। तो ये हो गया बात, ठीक है। अच्छा, दूसरे साइड में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पेंट्स का भी रेस का बात बोलूं तो कोई चल ही नहीं रहे, एशियन पेंट्स का गाड़ी पीछे की तरफ जा रहा है ठीक है, और बाकी का जो कंपनीज है वो स्टार्टिंग लाइन में ही बैठा है, तो कोई पैसा नहीं बनाता है। और ऑफ कोर्स धीरे धीरे करके ये जो माइक्रो फाइनेंस का अभी आप धीरे धीरे देखोगे, सब लॉस से प्रॉफिट में आएगा और फिर रेस में भागेगा, राइट। तो वहां पे भी हमें देखना है कि कौन से कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आके, ये मैं माइक्रो फाइनेंस का एक सीक्रेट बता देता हूं, सबसे ज्यादा पैसा एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी साइकिल में वो बनाता है जो सबसे लॉस में था, वहां से वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में आता है। ये लॉस टू प्रॉफिट का जर्नी एंड ग्रोइंग द बुक एट अ वेरी फास्ट पेस। तो वो जो अगला साइकिल आएगा वो सबसे ज्यादा पैसा बनाएगा देन अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी विच वाज ऑलवेज प्रॉफिटेबल इन द फर्स्ट प्लेस। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है ना, उसका प्राइस टू बुक का एक बहुत तगड़ा एक एक्सपेंशन मिलता है ना। तो वो आप दिमाग में रखना, ठीक है। तो चलिए ये हो गया बात। अभी हम बात करते हैं दो कंपनी का म्यूजिक लाइसेंसिंग का, टिप्स और सारेगामा। टिप्स का नंबर्स और सारेगामा, अगेन रेस में अगर देखूं तो टिप्स बहुत आगे चल रहा है सारेगामा से, ठीक है। सारेगामा का नंबर्स एकदम ही मतलब बहुत ही टेपिड सा आया,
क्योंकि उनका म्यूजिक लाइसेंसिंग का रेवेन्यूज का उतना ग्रोथ नहीं आया। और दूसरा जो उनका जो डिवीजन है, ये जो पुराने ग्रैंडफादर वाला रेडियो बेचते हैं, कारवान एंड वो सब, उनका तो सेल्स आधा हो गया, ठीक है। आई मीन द पॉइंट इज के लिए मतलब मुझे टिप्स इसीलिए अच्छा लगता है बिकॉज टिप्स इज मोर फोकस्ड। टिप्स इज ओनली फोकसिंग ऑन म्यूजिक लाइसेंसिंग। मतलब क्या है, आज आप देख रहे हो, मतलब मैं अगर दोनों का मेन मतलब सोर्स ऑफ रेवेन्यू बता रहा हूं, ठीक है, कि पहले लोग गाने सुनता था फ्री में, लेकिन आज लोग स्पॉटिफाई में जाके, यूट्यूब में जाके, हर जगह में जाके सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल में जाएंगे, और गाने के लिए बोल रहे हो, ठीक है, जैसे लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, करेक्ट। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, ये सब गाना.com, सावन, फिर आपका यूट्यूब म्यूजिक, स्पॉटिफाई, इन सब का भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेंगे लोग, उतना ज्यादा फायदा है इनका। बिकॉज ये लोग पहले कैसे पैसे बनाते थे, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू से। मतलब सोचो आज यूट्यूब में सारेगामा का सारा जो कंटेंट लेवल है, ठीक है, वो जितना भी व्यूज बढ़ेगा, मतलब क्या है, वहां पे यूट्यूब एड चलवाएगा और वहां से सारेगामा पैसे बनाएगा। टिप्स का भी जितना खुद का जो कंटेंट है, बिकॉज इनका तो कंटेंट कॉस्ट ही मेन है ना, राइट। ये सारे एक्टर लोगों के साथ काम करता है, फिर ये सारे ये अरिजीत सिंह वगैरह, फिर आपका ये दिलजीत दोसांझ वगैरह, इन सब के साथ ये लोग काम करते हैं, राइट। ये सब इस कंपनीज का कॉस्ट है, बिकॉज कंटेंट बनाने में तो खर्चा लगता है ना, राइट। लेकिन द थिंग इज दिस, राइट, कि ये जो ट्रेंड है, ये पूरा एक मेगा ट्रेंड है, आई कैन टेल यू। बिकॉज अगर आप स्पॉटिफाई का भी देखोगे, स्पॉटिफाई इंडिया का जो बिजनेस मॉडल, वो लॉस से शायद प्रॉफिट में आ जाएगा। बिकॉज जैसे मेरा भी स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन है और यूट्यूब का भी मेरा प्रीमियम लिया हुआ है। सो बेसिकली क्या है, धीरे धीरे करके, और लोगों को भी ये बार बार एडवर्टीजमेंट देखने को या सुनने को मन नहीं करता। जब मैं कुछ गाना सुन रहा हूं, मुझे पूरा गाना सुनना है, पूरा प्लेलिस्ट सुनना है ना, बीच में से बार बार डिस्टर्बेंस नहीं अच्छा लगता है। लेकिन टिप्स और सारेगामा में अगर मैं बात करूं, टिप्स का है सिर्फ ये म्यूजिक लाइसेंसिंग बिजनेस, ठीक है। उन्होंने कॉन कॉल में ये भी बताया कि अगले साल भी हम 30% से ग्रो करेंगे। बेस्ड ऑन क्या, बेस्ड ऑन ऑफकोर्स मोर सब्सक्रिप्शन, ये जो सेल्स बढ़ेगा उससे हमें फायदा होगा, एंड उसके साथ साथ हम जिस लेवल से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उससे हमारा 30% का ग्रोथ आएगा, नया कंटेंट से भी। गॉट इट। लेकिन सारेगामा का मुझे लगता है कि ये लोग अभी भी ये सब मूवी बिजनेस, और फिर उसके बाद ये जो कारवान, ये जो बूढ़े लोगों का रेडियो वगैरह बनाना, उनका भी आप बता रहे कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को हम बदल रहे हैं, ऑल दैट, इन सबके वजह से क्या हुआ ना, उनका टोटल सेल्स फेल 8%। सो अगर मैं टिप्स का बात करूं, Q4 ओवर Q4 टिप्स ग्रू 25%, 25% से आगे बढ़ा सेल्स। और अगर मैं सारेगामा बोलूं, उनका सेल्स फेल बाई 8%। और पूरे साल में भी देखोगे FY25 और 24 सारेगामा से टिप्स कतई ज्यादा बेटर किया, राइट। तो अभी सारेगामा का कॉन कॉल सुनना है, देखना है कि वो लोग आगे क्या गाइडेंस वगैरह दे रहे हैं। लेकिन प्योरली बेस्ड ऑन से फॉर एग्जांपल आज जो सारेगामा का नंबर था, इट वाजंट एक्साइटिंग। मतलब ये देखने के बाद मुझे टिप्स और बेटर लगने लग गया। सो एनी विच वे, तो एंड ऑफ कोर्स मुझे हमेशा लगता है कि जो फोकस्ड वाले बिजनेस होते हैं ना, वो ज्यादा पैसा बनाते हैं। और ऑल्दो ये कोई रूल नहीं है, अल्टीमेटली ग्रोथ नहीं है तो घंटा फर्क पड़ता है तुम फोकस्ड हो या डाइवर्सिफाइड हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, यहाँ पे टिप्स का मुझे फोकस बेटर लगता है देन से फॉर एग्जांपल सारेगामा, ठीक है। और इसीलिए टिप्स का नंबर्स भी सारेगामा से बेटर आता है। तो रेस में टिप्स कतई आगे है, सारेगामा का गाड़ी वही एशियन पेंट्स की तरह पीछे जा रहे हैं। सो ये हो गया। अब चलिए एक दो और कर लेते हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज का नंबर आया। तिलक नगर इंडस्ट्रीज है वो साउथ इंडिया में जो ब्रांडी पीने वाले लोग, मैंशन हाउस तो पक्का पता होगा, तिलक नगर इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली ये कंपनी का क्या था, कोविड के बाद से अगले 2-3 साल में इनके बिजनेस पे बहुत सारे, हाउ डू आई पुट इट, इट्स लाइक ये कंपनी का अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, पहले ये लोग बहुत प्रॉब्लम्स में फंसे थे, ठीक है। फिर एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने इनको बचाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनको जो भी पैसा मिला था, फिर फाइनली जाके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से इस कंपनी को कोटक बैंक से एक लोन मिला, ठीक है। और फिर इन्होंने अपने वॉल्यूम ग्रोथ दिखा के वो लोन को भी चुकता कर रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात चल रहा था तिलक नगर का, ठीक है। मतलब आप देखोगे FY21, 22 एंड 23 तक, ठीक है, ये तिलक नगर का पूरा स्टोरी था कि अपना बैलेंस शीट भी बेटर होते जा रहा है, ARC भी चला गया, और कोटक से भी जो लोन लिया वो भी लोन चुकाते जा रहा था। सो बॉटम लाइन पे इनको बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था, और इसके साथ साथ ये इन लोगों को वॉल्यूम ग्रोथ भी मिल रहा था। लेकिन पिछले फिस्कल में लास्ट 4-6 क्वार्टर्स में आप देखोगे इनका वॉल्यूम ग्रोथ ही गायब हो गया, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, मैं बार बार एक चीज बताता हूं, आप जितना भी बैलेंस शीट को डी लेवरेज कर लो, अगर आपका टॉप लाइन मतलब वॉल्यूम ग्रोथ चला जाता है ना, तो आप अपना घर साफ जितना भी करो एक हद तक साफ कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए वो तिलक नगर का हालत खराब हो गया। मतलब हालत खराब हो गया मतलब वही, वो रेस में दौड़ना बंद कर दिया,
ठीक है, मतलब तुम्हारा वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। क्वार्टर ऑन मतलब अगर मैं कोई भी क्वार्टर उठा के देख लूं, मतलब इन FY25 और 24 में ओवर 23, तो आप देखोगे कि लाइक यहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं है, सेल्स ग्रोथ उतना है नहीं, बिकॉज वॉल्यूम्स में उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है। और इसीलिए बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स में इनका पॉलिसीज इधर उधर चेंजेस हुआ, जिसके वजह से इनका वॉल्यूम ग्रोथ अफेक्ट हो गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार आप देखोगे इनका 20% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया। इसीलिए मैं ये वीडियो में तिलक नगर को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे करके बोल रहा हूं कि 20% का वॉल्यूम ग्रोथ Q4 ओवर Q4 इन FY25, दिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज पूरे साल में अगर आप देखोगे ना, पूरे साल में सेल्स ग्रोथ है 4-5-6%, ठीक है। लेकिन इस बार का आप देखोगे सेल्स ग्रोथ है 13% Q4 ओवर Q4 एंड वॉल्यूम ग्रोथ इज 20%। सो यू कैन से द पेस ऑफ ग्रोथ हैज गॉन बैक अप, ठीक है। पेस ऑफ ग्रोथ का बात कर रहा हूं, मतलब गाड़ी का स्पीड यहां पे बढ़ा है। पहले 4-5 किलोमीटर पर आवर पे चलता था, अभी 12-14 किलोमीटर पे चल रहा है। एकदम सिंपल तरीके से समझो, बिजनेस इसीलिए तो ट्रैक करना पड़ता है ना, कि हमें गाड़ी का स्पीड का चेंज समझना है। नाउ हियर इज द गेम, राइट। कितने रेट से वॉल्यूम ग्रो किया? 20% से, लेकिन सेल्स ग्रोथ हुआ 13% से। इसका क्या मतलब? इसका मतलब आपने वॉल्यूम ग्रोथ के चक्कर में अपना सस्ता दारू बेचा, है ना। वरना क्या है, वरना अगर आपका प्राइसिंग वही रहता तो आपका सेल्स ग्रोथ भी 20% तो एटलीस्ट होता। प्राइस नहीं भी बढ़ाते, नहीं भी घटाते, तो वैल्यू ग्रोथ 0, वॉल्यूम ग्रोथ 20, टोटल सेल्स ग्रोथ 20 होना चाहिए था। मतलब यहां पे तुम्हारा वैल्यू डिग्रोथ हो गया बाई 7-8%। अब इसका रीजन क्या है? पहले आंध्र प्रदेश का जो प्रीवियस गवर्नमेंट था, उन्होंने क्या किया था, प्राइवेट प्लेयर्स को दारू बेचने से बैन कर दिया था और बोला था कि सिर्फ गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर्स बेचेगा। लेकिन ये वाला जो एपी का जो गवर्नमेंट आता है, वो आके पूरा पॉलिसी बदल देता है। पॉलिसी बदल के बोलता है कि प्राइवेट प्लेयर्स दारू बेच सकता है। तो ये जो राउट टू मार्केट है, RTM बोलते हैं इसको, ये राउट टू मार्केट चेंज करने की वजह से प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत फायदा हुआ। ये आप देखोगे यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रीवरीज, कोई भी अल्कोहल कंपनीज को अगर आप ट्रैक कर रहे हैं, एसोसिएटेड अल्कोहल, सब इनके बारे में बात कर चुका है पिछले 1-2 कॉन कॉल्स में भी, कि लाइक ये राउट टू मार्केट चेंज करने के बाद हमारे आंध्र प्रदेश में वॉल्यूम्स में बहुत तगड़ा ग्रोथ आया। तो ऑफ कोर्स पूरे बिजनेस में ही ग्रोथ आया। लेकिन हैविंग सेड दैट, देयर इज अ कैच हियर। द कैच इज कि आंध्र प्रदेश में प्राइवेट प्लेयर्स तो बेच तो रहा है, लेकिन बोला है कि 99 रुपए में आपको दारू बेचना पड़ेगा, ठीक है। नाउ हियर इज द थिंग, राइट। मैं उतना मतलब अभी तो दारू पीना पूरा छोड़ ही दिया और मैं आंध्र प्रदेश के हूं नहीं। नाउ द थिंग इज के लाइक सोचो, अगर आप एक मतलब कंपनी हो, आपका प्रीमियमाइजेशन का पोर्टफोलियो है एंड एवरीथिंग, हाउ कैन यू सेल दैट एट 99 रुपीज, ठीक है। तो बेसिकली वही कॉन्ड्रम अभी चल रहा है कि लाइक अगर आपको 99, 109 रुपीज में बेचना है, तो आपको तो वही सस्ता देसी लिकर ही बेचना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे आपका प्राइवेटाइजेशन करने के बाद भी कितना ही फायदा हुआ। लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। सो उसके वजह से तिलक नगर का 20% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैल्यू डिग्रोथ हो गया बिकॉज ऑफ दिस रीजन, आंध्र प्रदेश की वजह से, ठीक है। तो वही है, अब तो चलो कॉन कॉल वगैरह सुनना पड़ेगा, मैनेजमेंट FY26 का कुछ गाइडेंस देता है कि नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, वही हमें देखना है कि इज दिस 20% का ग्रोथ इन वॉल्यूम्स इज अ वन ऑफ, बिकॉज अगले साल तो और आंध्र प्रदेश में तो और तो पॉलिसी चेंज नहीं होगा ना, राइट। दे कैन अगेन कम बैक टू दैट सिंगल डिजिट का ग्रोथ इन वॉल्यूम्स। तब तो वैसे ही खेल कुछ हो नहीं रहा था तिलक नगर में इन द लास्ट ईयर एंड हाफ, तो और भी नहीं होगा। लेकिन हमें वही मैनेजमेंट से सुनना है कि लाइक इज दिस स्ट्रक्चरल इन नेचर, है ना। तो वही कॉन कॉल सुनने के बाद मैं वापस वीडियो बना दूंगा एक। तो ये हो गया। लास्ट एक कंपनी करते सूर्य रोशनी एज द नेम सजेस्ट, वो लाइट वगैरह बनाते हैं, LED लाइट्स वगैरह, बल्ब वगैरह ये सब बनाते हैं, और उनका एक स्टील पाइप का भी एक डिवीजन है। ना सूर्य रोशनी का ओवरऑल सेल्स में उतना कोई खास ग्रोथ वगैरह है नहीं, लेकिन इसमें एक चीज है जो बाकी आप देखोगे APL, अपोलो, JTL, वो सभी बता रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो स्टील प्राइसेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके वजह से ये जो सारे स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स वाले जो कंपनीज है, उनका जो वैल्यू डिग्रोथ हुआ था, इवन हरिओम पाइप्स का भी आप देखोगे, ये जो सारे कंपनीज है, इनका वॉल्यूम ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा होता था। क्यों? बिकॉज स्टील प्राइसेस कोलैप्स्ड बाय 15-20%, और ये बहुत जल्दी हो गया था, ठीक है। अब देखोगे देयर इज अनदर कंपनी SG मार्ट करके, जो कि पूरा एक मार्केट है, मतलब सारे जगह से स्टील इकट्ठा करता है, मार्केट में लेके और फिर वो SMEs एंड MSMEs को बेचता है एक छोटा सा मार्जिन रख के। लेकिन क्या होता है ना, स्टील का साइक मतलब प्राइसेस इतना जल्दी गिरा था कि SG मार्ट से लेके, मतलब जिनका इन्वेंटरी डेज कम है तो इन्वेंटरी डेज ज्यादा है, सबको इन्वेंटरी लॉसेस लेना पड़ा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ,
सबका यहाँ पे ईपीएस में हार्डली कुछ ग्रोथ दिखने को मिला। लेकिन इस बार में क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि Q3 के कंपैरिजन में स्टील प्राइसेस हैव स्टेबलाइज्ड। सी आई एम नॉट सेइंग कि लाइक स्टील प्राइसेस मतलब अभी से ऊपर ही जाएगा, सबका वैल्यू ग्रोथ दिखेगा एंड ऑल दैट, बट पिछले 3-4 महीनों में स्टील प्राइसेस हैव स्टेबलाइज, कोई इतना रोना धोना नहीं कर रहे हैं। सूर्य रोशनी का भी वही है, उनका ऑपरेटिंग लेवरेज मिला बिकॉज स्टील प्राइसेस हैव स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो ऑल्दो उनका बिजनेस में 3-4% का ही ग्रोथ है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स का उनका जो सेगमेंट है, उनका EBITDA मार्जिन्स हैव गॉन अप बाय 2% which or 200 basis point, which is a good thing, right? YOY in quarter 4 in Q4 जो अभी जो नंबर्स आए, सो यही वाला पॉइंट है उनका। लाइटिंग और कंज्यूमर, उनका बाय द वे कंज्यूमर ड्यूरेबल का भी एक सेगमेंट है, तो लाइटिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल में उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं है, 8-10% का ग्रोथ है और वहां पे मार्जिन कंप्रेशन हुआ। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सूर्य रोशनी हो या एपीएल हो या आपका जेटीएल हो, ये सारे कंपनी से एक ही चीज अच्छा लगा कि लाइक स्टील प्राइसेस हैव स्टेबलाइज्ड और आगे जाके ऑफ कोर्स आगे जाके, क्योंकि देखिए हरिओम पाइप्स के अगर मैं एग्जांपल दूं तो उन्होंने बताया कि अगले 2 साल में उनका वॉल्यूम ग्रोथ होगा 30% CAGR में, सो दैट्स अ वेरी गुड डील, राइट। लेकिन विल द वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 30% रिजल्ट इन अ सेल्स ग्रोथ ऑफ 30%? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बिकॉज इफ स्टील प्राइसेस कीप कोलैप्सिंग, और collapse is not the right word actually, but if steel prices stay subdued and all, then going forward शायद volume growth 30% का हो, लेकिन से आपका sales growth 15% का हो, so that won't add much value to shareholder wealth ना। तो यहाँ पे क्या है, ये ultimately आप जितना भी value added products बेच लो, जितना भी कुछ कर लो, but having said that at the end of the day ये सब commoditized products है, ठीक है। Of course I want value added products like वही galvanized steel and all those things बनाओ, ठीक है, जहाँ पे rust कम पड़ता है and everything, right, उसका आप थोड़ा सा high मार्जिन पे बेच सकते हो। बट अगेन हैविंग सेड दैट इट्स अ वेरी कॉमोडिटाइज्ड इंडस्ट्री, स्टील प्राइसेस हैव टू बी इन योर फेवर, और उसके साथ कंपनी को केपेक्स करते रहना है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ानी है, और उसके साथ साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करे तो और कॉस्ट पे कंट्रोल आए, ये सारी चीजें एक साथ हो तो पैसा बनता है स्टॉक में। सो यही है। चलिए, तो बहुत सारे कंपनीज को तो कर लिया, यहाँ पे 8-9 कंपनीज तो हो गया। सो एनीवे, तो अगर आपको से फॉर एग्जांपल अच्छे से इक्विटी रिसर्च सीखना है, मेरा वीडियोस आपको देख के अच्छा लगता है, तो आप जो मैंने 2 वर्कशॉप्स बनाए हैं, फाइनेंशियल सेक्टर वर्कशॉप और एक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का, वो दोनों आराम से आप ले लेना। लेने के बाद आपके लिए कोई भी कंपनी को ट्रैक करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। यू डोंट नीड टू कम फ्रॉम एनी फाइनेंस बैकग्राउंड, कोई CFA MBA आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे हम थोड़ी बैठ के वो सब DCF और FCFF और वो सब ब्लैक शोल्स मॉडल का कैलकुलेशन करते हैं, वो सब फालतू बकवास चीज है, वो रियलिटी में कहीं नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं आपको यही सिखाता हूँ कि कैसे प्रैक्टिकली कोई भी आके मार्केट में आके अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकता है, एक एक्टिव इन्वेस्टर बन सकता है। और आप देख सकते हो, मैं जब भी कोई कंपनी का एनालिसिस करता हूं, ये जो रेस के एनालॉजी है, पीयर्स क्या कर रहा है, सबको मिलके कैसे सोचते हैं, वही मैं हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूं। और उसी के लिए मेरा जो 2 वर्कशॉप्स है, आप अगर वो 2 ले लोगे तो मैं वही बोल रहा हूं कि विद फुल इंडिपेंडेंट कॉन्विक्शन आप कोई भी कंपनी को कोई भी सेक्टर में एनालाइज कर पाओगे। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच।